चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 जो बताती है साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से जॉइंट रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, न्यायालय द्वारा उसका विचार में लेना यानी कि मान्य करना दूसरे व्यक्ति के लिए भी। आगे बढ़ते हैं धारा 24 के और उसके तथ्य। इससे पहले अच्छा मैं एक आसान भाषा में बता दूं जिससे आपको चीजों को समझ में आ जाए, इसके जो फैक्ट हैं तब समझ में आएंगे। जैसे मान लीजिएगा कि किसी एक हत्या के मामले में दो लोगों ने वो हत्या की है, दोनों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, दोनों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके एक ही चार्जशीट आरोप पत्र में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र लगाया गया और वो आरोप पत्र चार्ज फ्रेम होने के बाद एक ही न्यायालय में दोनों का एक साथ जॉइंट रूप से ट्रायल किया जा रहा है। मान लीजिएगा निरहुआ और घुरहुआ का ट्रायल किया जा रहा है और उसमें से एक निरहुआ टूट जाता है या कुछ भी जो भी उसके मन में आता है वो कन्फेशन करता है कि मैंने और घुरहुआ ने मिलकर के छोटुआ की हत्या की। तो इसमें कन्फेशन कौन कर रहा है? निरहुआ। लेकिन उसके द्वारा की गई कन्फेशन घुरहुआ पे भी उतनी ही लागू होगी क्योंकि एक ही चार्जशीट में एक ही न्यायालय में उनका संयुक्त रूप से विचारण किया जा रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं पॉइंटों पे। साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है का विचार में लेना। नंबर 1, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से उनका विचारण किया जा रहा हो। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जा सकता है, न्यायालय में मान्य है। तीसरी बात कह रहा है न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी तथा ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी विचार में ले सकेगा, मतलब दोनों का विचार में ले सकेगा। धारा 24 का स्पष्टीकरण देखिए। एक स्पष्टीकरण 1 है, इस धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत उसका दुष्प्रेरण एवेटमेंट और उसका प्रयास भी आता है। दूसरा स्पष्टीकरण है, एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण किसी ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया जाता है जो भगोड़ा है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अधीन उसको घोषित किया जा चुका है, उद्घोषणा उसके खिलाफ जारी किया जा चुका है और उसका अनुपालन करने में जो उद्घोषणा का आदेश होता है उसका अनुपालन करने में वो असफल रहता है, मतलब न्यायालय में नहीं आता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण समझा जाएगा। अब इसके उदाहरण आते हैं। जैसे कि पहले एक मैं उदाहरण आपको बता चुका हूं, तो पहला वाला वही उदाहरण है, ठीक है। दोनों का एक साथ ट्रायल किया जा रहा है और उसमें से एक अगर कोई कन्फेस करता है न्यायालय के सामने तो दूसरे के विरुद्ध भी उसे पढ़ा जाएगा। इसका दृष्टांत खा कह रहा है, सेम बात है जो ऊपर वाले उदाहरण में, वही बात है कि निरहुआ घुरहुआ का विचारण किया जा रहा है लेकिन अलग अलग न्यायालय में। निरहुआ का किया जा रहा है मैनपुरी में और घुरहुआ का किया जा रहा है आगरा की कोर्ट में। तब निरहुआ अगर कहता है कि मैंने और घुरहुआ ने मिलकर के छोटुआ की हत्या की है तो वो न्यायालय में घुरहुआ के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं उस पर विचार करेगी न्यायालय, क्योंकि विचार नहीं ले सकेगा क्योंकि खास संयुक्तता विचारित नहीं हो रहा है। क्योंकि जो घुरहुआ है वो निरहुआ के साथ मैनपुरी न्यायालय में जॉइंटली उस पर विचारण नहीं किया जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? ओके।